दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि इम्पोर्टेंट वॉर्स हैं हिस्ट्री की, उस पर ये सीरीज़ शुरू की है। और इंटरनेशनल एंड नेशनल जो भी पर्सपेक्टिव से हैं, मैं ये दोनों ही किस्म की वॉर जो है इसमें इंक्लूड करूँगा अपनी इस सीरीज़ में। और शुरू किया है मैंने इस सीरीज़ को खानवा वॉर से। खानवा वॉर, इसका एक रीज़न है और वो पर्सनल है। ये वो वॉर है जो मेरे किसी पुरखे ने लड़ी थी। एंड मुझे हमेशा से प्राउड है इस बात को लेकर कि मेरे किसी फोरफादर ने खानवा वॉर लड़ी। खानवा वॉर में पर्सनली वहाँ पर रहे, फिजिकली वहाँ पर रहे। एंड लेटर उसके कुछ साल बाद वो वेस्टर्न यूपी की तरफ मूव कर गए। खैर, ये मेरा पर्सनल रीज़न था खानवा वॉर को सबसे पहले एक्सप्लेन करने का। लेकिन अपने आप में भी खानवा वॉर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वास्तव में वो वॉर थी जिसने 200 साल के लिए इंडियन डेस्टिनी जो थी वो निश्चित कर दी थी। भारत की जो किस्मत थी 200 सालों के लिए, भारत के लोगों की किस्मत 200 सालों के लिए, भारत के कल्चर की किस्मत 200 सालों के लिए, वो इसने निश्चित कर दी थी, इसने लिख दी थी। किसके बीच हुई, क्या कारण थे, कब हुई, इसको लेकर ये वीडियो है। इन्हीं सब टॉपिक्स पे वीडियो को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अधिकतर लोगों को मालूम होगा ही कि खानवा जो था वो लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में। और महाराणा सांगा का पूरा ये प्रभाव का क्षेत्र था वो था मेवाड़। मेवाड़, जी हाँ, जहाँ पे उदयपुर है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सब इसी एरिया में आते थे। और वैसे भी मेवाड़ का जो स्टेट था वो बॉर्डर्स से आगे जाके राजपूताना में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के फॉल होने के बाद, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो थे, तराइन सेकंड के में जो फॉल किया था उनका एम्पायर, उसके बाद जो राजपूत कॉन्फेडरेसी खड़ी की थी वो की थी महाराणा सांगा ने। और लड़ाई हुई थी आगरा से धौलपुर की तरफ 30 मील दूर। तो यहाँ पे ये वाला एरिया था जहाँ पे कहीं बैटल रहा होगा खानवा का। और इसमें हुई थी राजपूतों की पराजय मुगलों के सामने। दोस्तों, ये हैं बाबर। बाबर की डिपिक्ट किया गया है इस पिक्चर में। और ये जो थे चगताई तुर्क जाति के थे और ग्रेट ग्रैंडसन थे तैमूर के। तैमूर जिसने पहले भारत पे आक्रमण किया था और बहुत लूटा था पूरे के पूरे भारत को, उनके ये ग्रैंडसन थे। पिता के मरने के बाद शैवानी खां से इनका बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ समरकंद और फरगना को लेकर। इन्होंने इसी बीच में काबुल पे अधिकार कर लिया। और जब इन्होंने तीसरी बार समरकंद को खोया तो इन्होंने अपनी जो डेस्टिनी है वो देखी इंडिया में। इंडिया की तरफ इन्होंने मूव किया। और इनके दो अभियान रहे, 1501 में और 1519 में, जिसमें कि इन्होंने कुछ पार्ट्स जो थे अभी जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है वहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा पंजाब का एरिया इन्होंने कब्जाया। लेकिन इनका ये मान किसी समय पे दिल्ली सल्तनत का जो था वो लोधी एम्पायर काबिज था दिल्ली सल्तनत पर। और उससे कुछ नाराज लोग जो थे वो जाकर बाबर से मिले। और जिनमें लोधी साहब के जो चाचा थे, सम्राट इब्राहिम लोधी के, उनके चाचा और पंजाब के गवर्नर थे वो जाकर मिले। उनका ये मानना था कि अगर उन लोगों का जो सेंस था, और कुछ लोग, इवन बाबर जो है अपनी आत्मकथा में लिखता है कि महाराणा सांगा खुद जाकर वहाँ मिले और उनसे कहा कि अगर आप दिल्ली पर नॉर्थ की तरफ से अटैक करते हैं तो मैं साउथ से आगरा पे अटैक कर दूंगा, और इस तरीके से हम लोधी एम्पायर को हमेशा के लिए उखाड़ सकेंगे। हालांकि इस फैक्ट का कि महाराणा सांगा ने ऑफर किया था बाबर को, ये कहीं पे भी और कहीं इसका फैक्ट वाइज इसको देखने को नहीं मिलता। और भी जो चीज़ें हैं कि ये जो है वैसे भी थ्योरिकली भी ये चीज़ प्रूव नहीं होती, क्योंकि महाराणा सांगा जो है खतौली की वॉर में ऑलरेडी उसको इब्राहिम लोधी को बुरी तरीके से हरा चुके थे। ऐसे में उनको दोबारा से एक कमज़ोर इब्राहिम लोधी या कमज़ोर अफगान शक्ति को ख़त्म करने के लिए किसी बाहरी आक्रांता की आवश्यकता होगी, ऐसा सोचना या ऐसा प्रूव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में ये लगता है कि बाबर ने बोस्ट किया था, बाबर ने शेखी बजारी थी अपनी आत्मकथा में। एंड 1526 में बाबर ने जो है पानीपत की लड़ाई में, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ 1526 का, 3 युद्ध हुए हैं जो कि स्टडी रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हुआ 1526 में जो कि बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में था। सेकंड हुआ है अकबर एंड हेमू के बीच। थर्ड हुआ है जाके मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में।
तो फर्स्ट युद्ध में 1526 में जो है पानीपत की लड़ाई में हरा दिया बाबर ने बुरी तरीके से इब्राहिम लोदी को, और मारा भी गया इब्राहिम लोदी। 5 घंटे तक चली वॉर में अफगानों की बुरी तरीके से हार हुई। अफगानों की जो अब जो था, अफगानों के पास कोई मेन शक्ति नहीं थी, लेकिन महमूद लोदी वगैरह जो थे इनके रिलेटिव्स अफगानों के, ये जाकर मिले महाराणा सांगा की तरफ। और वैसे भी राणा सांगा जो थे उत्तर भारत में, उन्होंने पूरे उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत को हराकर अपनी एक धाक जमा ली थी। उनके पास एक बड़ी सेना थी, और वैसे भी जो मेवाड़ वाला एरिया है उस समय पर राजपूतों का हार्टलैंड रहा है हमेशा से। तो उस समय तक इसकी जो है काफ़ी धाक जम चुकी थी, और लीडर्स की तरह उभरे थे मेवाड़ के राजपूत उस समय पर। तो ये सब जो था, ऐसे में दो स्टालवार्ट कहीं खड़े हो गए थे, और ये बड़ा रीज़न था कि अब इन दोनों में संघर्ष दिल्ली या कम से कम नॉर्थ इंडिया की जो सत्ता थी उसको लेकर होने वाला था। इसके जो प्राइमरी जो रीजंस रहे वो ये थे कि पहली चीज, शक्ति के दो ध्रुव बन गए थे, और दोनों, एक ने दिल्ली सल्तनत को हराया था और दूसरा जो था उत्तर भारत में अपनी धाक जमा चुका था शक्ति की। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि अब जो है महाराणा प्रताप को लगा था कि अगर बाबर को नहीं रोका गया तो वो कहीं ना कहीं राजपूताना की तरफ भी मुड़ सकता है। तीसरा जो इसका फैक्ट था वो ये था कि बाबर को मालूम था कि अगर नॉर्थ इंडिया में अगर उसको अपना प्रभाव क्षेत्र बनाना है, यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी है अपनी सत्ता, तो उसको राजपूतों को कुचलना होगा। उसमें महाराणा सांगा सबसे बड़ी थ्रेट थी। अब मेनली जो राणा सांगा की तरफ से एक्शन लेने का जो कारण था वो ये था कि बाबर, उन्होंने क्लेम किया था आगरा पे, धौलपुर पे और कालपी पे, जिसको बाबर ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। ऐसे में लड़ाई होना अवश्यंभावी हो गया और युद्ध हुआ। सबसे पहले जनवरी में जाके जो है इन लोगों में क्लैश हुआ, राजपूतों और मुस्लिमों में। बयाना के जागीर को लेके बयाना में क्या हुआ कि जो मुगल सपोर्टेड वहाँ का शासक था उसको राणा सांगा ने हरा दिया। मुगलों ने अपनी फौज भेजी उसके सपोर्ट में, लेकिन वहाँ पे उनको हारना पड़ा महाराणा सांगा की फौज से। एंड फाइनली 16 मार्च 1527 को बैटल ऑफ खानवा के रूप में इन दोनों स्टालवार्ट्स की जो थी ताकतें टकराईं। और इनके जो मेन लीडर्स थे इस लड़ाई में वो थे बाबर, मुगलों के, एंड राजपूतों के महाराणा सांगा। राजपूत कॉन्फेडरेसी में जो थे वो थे मेदिनी राय, ये मालवा के शासक थे, बहुत ही ब्रिलियंट ये जो थे मिलिट्री जनरल थे। हसन खान मेवाती जो थे ये एक मुस्लिम राजपूत थे, और अभी का जो हरियाणा का एरिया है मेवात का, वहाँ पर ये जो थे शासन करते थे। और इनको मुगलों ने जो है थ्रीट किया था। और राजपूत कॉन्फेडरेसी के नाम पे उस समय पे एक चीज़ थी कि राजपूतों की में धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज़्यादा थी। तो वो लोग क्या थे, मुस्लिम राजपूतों को भी उसी तरीके से ट्रीट करते थे जिस तरीके से वो हिंदू राजपूतों को करते थे। इसलिए राजपूत कॉन्फेडरेसी पूरी की पूरी एक्टिव हुई थी अगेंस्ट मुगल्स, क्योंकि राणा हसन खां मेवाती, जो कि राणा जयसिंह के नाम से भी जाने जाते, उनको जो है थ्रीट मिली थी मुगलों की तरफ से उनकी जो थी रियासत को। महमूद लोदी थे, ये लोदी डायनेस्टी के थे। मालदेव राठौर जो थे ये मारवाड़ के एरिया से थे, और बाकी जो थे रायमल राठौर और रतन सिंह ऑफ मेड़ता जो थे मीराबाई के पिताजी थे। तो ये सब जो थे बाकी अदर राजपूत लीडर्स थे। इनमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है सिल्दी। इसको बोला जाता है सिल्दी द बिट्रेयर। और ये जो थे ये बाबर की साइड पे भी आपको मिलेंगे देखने को। इसका रीज़न है अभी मैं आगे समझाऊंगा। बाबर की तरफ से जो मिलिट्री जनरल थे वो थे हुमायूं, जो कि आगे जाके बादशाह भी बने हिंदुस्तान के। और उस्ताद अली कुली ने वास्तव में राजपूतों को बहुत लॉस पहुंचाया था अपनी कैनन गन्स के से, और जो भी उनके, और मुस्तफ़ा रूमी जो थे ये मस्केटर्स के कमांडर थे, और बाकी इनके भी और बहुत से कमांडर थे इनके साथ में। इनके बेटे खुदाबख्श, अस्करी, जिंदाल वगैरह सब इसमें लड़ रहे थे।
स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो हर बहुत से इतिहासकारों ने अलग अलग स्ट्रेंथ बताई है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर के पास 50,000 सिपाही थे, बाकी जो थे कुछ हॉर्समैन थे। और महाराणा सांगा के बारे में बोला जाता है कि उनके पास 1 लाख के करीब सिपाही थे और कुछ 500 जो थे वॉर एलिफेंट थे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो गुजरात वाली लड़ाई में 40,000 सिपाही लेकर वो नहीं जाते, 40,000 आर्मी लेकर नहीं जाते, वो पूरे के पूरे 1 लाख ले जाते। इसलिए अतिशयोक्ति माना जाता है इस चीज़ को कि उनके पास 1 लाख सिपाही थे। लेकिन लेनपूल जो है इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि उनके पास कितने सिपाही थे, लेकिन इससे ज़्यादा सिपाही वो इस लड़ाई के मैदान में नहीं ला सकते थे। तो ये इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि जो राजपूत थे वो आउटनंबर कर रहे थे बाबर की आर्मी को। दोस्तों एक्चुअली इस लड़ाई में जो हुआ वो ये हुआ कि मुख्य जो दोषी रही इस लड़ाई में पराजय की वो थी राजपूत वाराट, क्योंकि राजपूत वाराट ने अपने को कभी अपडेट नहीं किया। उनकी जो हमेशा से पॉलिसी थी वो यही थी कि जाके अटैक करो फर्स्ट टाइम से, और जब तक कि दुश्मन ना गिर जाए। और जब अपने बीच में लड़ाइयाँ होती थी राजपूत स्टेट्स में तो ये वाराट उनकी काम करती थी, क्योंकि सामने से भी वही वाराट ली जाती थी और खुले मैदान में दोनों लड़ते थे। बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती थी छोटी छोटी लड़ाइयों में भी। लेकिन ये जो वाराट थी, तुर्कों की वाराट, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। इनके पास एडवांस वेपन्स थे, इनके पास तोपें थी, इनके पास मस्केट्स थे, इनके पास गोला बारूद था। तो ये जो चीज़ थी ये कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करके जा रही थी राजपूतों के शौर्य को। इसके अलावा भी दोस्तों बाबर ने जो था पानीपत की टैक्टिक्स को इसमें भी अप्लाई किया था, खानवा में भी। उन्होंने देखो राजपूत वाराट की दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट जो विशेषता रही है वो ये रही है तराइन से लेके खानवा तक में, कि राजपूत जो थे लड़ाई में जाने से पहले वो 1 मुट्ठी अफीम खाते थे और 2.5 मुट्ठी अफीम अपने जो था हॉर्स उनका उसको खिलाते थे। और उसके बाद कुछ अगले 2-3 घंटे तक उनमें इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको एक्टिवनेस रहती थी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग नशा करते हैं और उसके बाद उनके जो एक्शंस, उनकी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जो राजपूतों की एक्टिवनेस थी वो कई गुना बढ़ जाती थी एंड उनमें बहुत ज़्यादा चार्ज करने की क्षमता आ जाती थी। और इसी को लेकर जो है बाबर ने क्या किया कि बाबर ने अपनी जो रक्षा पंक्ति थी उसमें सबसे पहले जगह दी कार्ड्स को। जी हाँ, बैलगाड़ियों को उसने इस तरीके से लगाया, उनको जंजीर से बांध के रखा कि किसी भी राजपूत कैवलरी के चार्ज को वो संभाल पाए, राजपूत कैवलरी को जगह ही ना मिले उसकी आर्मी पे सीधे अटैक करने की। और जो बैलगाड़ियों के बीच की जगह छूटती थी उसमें उसने मस्केटर्स रखे थे और अपने जो हैं वहाँ पर, ताकि वो राजपूत चार्ज पर अटैक कर सकें, उसको रिपेल कर सकें। और बीच में से उन्होंने कुछ जगह पर ऐसी जगह छोड़ी थी कि अपने जो कैवलरी मैन हैं उनको आगे निकाल के राजपूत अगर किसी थोड़े से भी थकते हैं तो वो कैवलरी जो है जाके सीधे राजपूतों पर अटैक कर सके। ये बाबर की पूरी स्ट्रेटजी थी। इसके जवाब में जो राजपूतों की स्ट्रेटजी थी वो ये थी, चार्ज फ्रॉम द फर्स्ट मिनट थी। वो चार्ज कर रहे थे, चार्ज बाय चार्ज कर रहे थे। बट हुआ ये कि राजपूतों का 3-4 घंटे बाद राजपूत इतने थक गए, उनका ओपियम का नशा जब उतरा तो वो लोग लड़ाई से भागने के काबिल भी नहीं रहे, ना ही उनके घोड़े इस काबिल रहे कि वो बहुत दूर तक भाग सके मैदान से। और ये कमोबेश हर जो था बैटल था राजपूत वर्सेस मुस्लिम्स का, उसमें ये वॉर स्ट्रेटजी रही है, ये वॉर आर्ट की खामी रही है राजपूतों की। खानवा में क्या था कि ये लड़ाई जो है 9 बजे के करीब शुरू हुई और 7 बजे तक शाम तक चलती रही। महाकत्लेआम हुआ। 3 बजे दोस्तों, दोपहर के 3 बजे तक लड़ाई जब 6 घंटे हो गए चलते चलते, तो राजपूत फिर भी अपर हैंड लिए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में राजपूत जीतने वाले हैं। लेकिन तभी मुस्लिम सेना के जो है पैर उखड़ गए और बाबर ने उनको जो है जिहाद की दुहाई दी। बाबर ने एक बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक वहाँ पर भाषण दिया और उसने टैक्सेस में कई छूट भी दी, कई तरीके की उसने जो थे रिलीफ्स दी आर्मी को, और फिर से उनमें जोश भरा और इसे जिहाद की तरफ मोड़ा। उसने रिलीजियस एस्पेक्ट से उसने अपने सिपाहियों को फिर से उत्साह में लबरेज कर राजपूत सेना पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। और हुआ ये कि मुस्लिम फिर से राजपूतों पर आक्रमण करने लगे। अभी भी राजपूत अपर हैंड में थे, लेकिन सिल्दी जो था, जिसे मैंने जनरल्स का इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया था कि ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है इस लड़ाई के लिहाज से, तो जब वो जो था राइट विंग
वो कमांड कर रहा था महाराणा प्रताप की, और सिंधी जो थे रायसेन के राजा थे और इस्लाम को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो इन्होंने क्या किया कि बाबर की तरफ अपनी निष्ठा बदल ली और बाबर के पक्ष में लड़ने लगे। ऐसे में राजपूतों का जो राइट फ्लैंक था वो बहुत कमज़ोर हो गया। महाराणा सांगा ने वहाँ भेजकर से कुछ नए जनरल्स वहाँ भेजकर इसकी पूर्ति करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सिल्दी का साइड स्विच करना राजपूतों के लिए जो था महाघातक हो गया, और हुआ ये कि उधर से दूसरी तरफ ओपियम का नशा उतरने लगा और राजपूत जो थे बुरी तरीके से गिरने लगे लड़ाई के मैदानों में। बाबर ने अपनी जो आर्ट्स थी, वार आर्ट थी, उसके तहत राजपूतों को एक छोटी सी जगह में कैद सा कर लिया। उनके भाले बहुत लंबे होते थे और दिक्कत ये होती थी राजपूतों के भाले भारी होते थे, और जब उन्हें चलाने के लिए स्पेस नहीं मिलता था तो वो आपस में टकराने लगते थे भाले। ऐसे में राजपूत अटैक ही नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में असंगठित भीड़ बन गए थे राजपूत। इस हाल में ये हुआ कि अब जो था तोपखाने की बारी थी और मस्केट्स की बारी थी। मस्केट्स और तोपखाने से हमला हुआ और राजपूत जो है निरीह होकर शहीद होने लगे। ऐसे में एक जो फायर था वो जाके लगा मस्केट का महाराणा सांगा को और वो घायल हो गए। उसके बाद उनको जो है एस्केप किया गया, उनको इवैक्यूएट किया गया लड़ाई से और चित्तौड़ पहुंचाया गया। जैसे ये खबर बाकी सैनिकों में लगी तो उनका उत्साह जो है ढीला पड़ने लगा और पूरे के पूरे जो राजपूत जो आर्मी थी उसमें भगदड़ सी मच गई। एंड उसके बाद जो कत्लेआम हुआ वो बहुत ही ज़्यादा विभीषक था राजपूतों का। हालांकि इसमें मुस्लिम्स की कैजुअलिटी भी बहुत हैवी हुई थी, क्योंकि शुरुआती चार्ज जो थे राजपूतों के वो संभालने नहीं समझते थे किसी भी सेना से जब वो करते थे। पर इसका जो परिणाम निकला कुल मिलाकर वो ये निकला कि बाबर ने उसके बाद पूरी की पूरी लड़ाई के बाद जो है हिंदुओं के या जो भी इनकी जो मेवाड़ की आर्मी थी उसके राजपूत कॉन्फेडरेसी के जो सिपाही थे उसके सिरों की जो है मीनार बनाई। एंड बहुत ही ज़्यादा आघातपूर्ण था ये राजपूतों के लिए और पूरे के पूरे देश की इसने 200 सालों की किस्मत तक की लड़ाई। एंड फाइनली जो था राजपूतों का शौर्य वो सफल नहीं सका और राजपूत लड़ाई हार गए। दोस्तों इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो जिस तरीके से थे कि इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की जो है मजबूती से नींव पड़ी इस लड़ाई ने। पानीपत के युद्ध ने जहां मुगलों को बेस प्रदान किया था पूरे के पूरे इंडिया में, वो अब उनकी शक्ति की धाक से जम गई खानवा की लड़ाई में। खानवा की पराजय ने राजपूतों की जो यौद्धिक प्रतिष्ठा थी उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई। एसआर शर्मा के वर्ड्स हैं कि डिफीट ऑफ द राजपूत एट खानवा एंडेड द सुपीरियरिटी द राजपूत विच दे हैड established successfully in the last 10 years and which was an eyesore to the Muslims। यानी कि पिछले कुछ समय से, क्योंकि महाराणा कुंभा ने बहुत अच्छा किया था, उसके बाद राणा सांगा ने बहुत अच्छा किया था अपने एज अ मिलिट्री जनरल और बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित किया था राजपूत कॉन्फेडरेसी को, उन्होंने फिर से खड़ा किया था। लेकिन खानवा की लड़ाई ने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया और ये एल श्रीवास्तव भी कहते हैं कि खानवा में राजपूत जो शक्ति थी वो पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गई। लेकिन फिर से कुछ समय बाद राजपूत फिर से खड़े हुए, उन्होंने अपने को फिर से बहुत शक्तिशाली बना लिया। एक जो फैक्टर ये था, तीसरा पॉइंट ये कि एक जो ये फैक्टर है कि राजपूतों के साथ साथ अफगानों की शक्ति बुरी तरीके से निगेटिवली इससे प्रभावित हुई। चौथा पॉइंट है कि अब जो है मेवाड़ बहुत शक्तिशाली नहीं रह गया और ना ही मेवाड़ शक्ति का केंद्र रह गया। इसकी जगह पे मारवाड़ और जयपुर इन दो स्टेट्स ने जगह ली, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स ही वैसे हुआ करते थे राजपूतों के मेवाड़ के। लेकिन अब जो है इन दोनों स्टेट्स ने अपनी सुप्रीमेसी बनाई और अब ये शक्ति के जो है संगठन अब ये शक्ति के केंद्र बन गए। आपने आगे जाके देखा भी होगा कि अमर सिंह राठौर और उधर मान सिंह, भारमाल, इस तरीके के राजा हुए और मेवाड़, हालांकि मेवाड़ में भी जो सत्ता के बहुत ज़्यादा करीब रहे। दोस्तों जनवरी 1528 में घायल महाराणा सांगा की जो है वो हत्या कर दी गई जहर देकर मेवाड़ में ही कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा। और इस तरीके से खानवा का जो युद्ध था इसने 200 सालों के लिए लगभग मुगल साम्राज्य को स्पेस दिया इंडिया में इस्टेब्लिश होने का। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी खानवा बैटल पर वीडियो।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों जल्दी ही मैं दूसरी वॉर सीरीज की कोई दूसरी वीडियो लाऊंगा एंड तब तक बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।